सिंध क्षेत्र के ये पहिल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभ्य जनन का प्रणाम करी थे। हमारे साथ सीधी संसदीय क्षेत्र के सांसद श्रीमती रीति पाठक जी हैं। अपना से जाने चाहब आज जो है आत्मनिर्भर भारत के जो है प्रेस वार्ता आयोजित की गई रही, वह दौरान हम मुखातिब हो के प्रयास करी थे। दीदी, यह जो संसदीय क्षेत्र है अपन एम आत्मनिर्भर भारत के तहत कितना काम किनगा और का आगामी दिनन की योजना है? सबसे पहले तो अपना धन्यवाद देव हम कनिष्ठ जी, क्योंकि हम अपन पूरा संवाद जो है बघेली में ना बोलत और ऐसे अपना के सिर्फ धन्यवाद दे चाहे थे कि अपना जौन ये स्थानीय भाषा के प्रयोग करी थे अपने चैनल में, निश्चित रूप से वह काबिल तारीफ़ है और जगह जगह तक अपना के कीर्ति और यश आगे बढ़ रहा है। और हमारा अपना की शुभकामना है कि यही में से अपने संस्कृति के अपने सभ्यता का, अपना बोली के, अपने भाषा का जीवंत रखे का अपना पंचे जौन युवा लोग पहल कह रहे हैं ना, आगे आए रहने के दिन हम बहुत धन्यवाद दिए थे। और दूसरा ये कि मैं उस विषय में आ जाऊँ जो आपने मुझसे पूछा है। ये विषय है आत्मनिर्भर भारत का। निश्चित रूप से एक जनप्रतिनिधि होने के नाते और आपकी सांसद होने के नाते, क्षेत्र की सांसद होने के नाते और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के उस टीम के एक छोटी सी सदस्य होने के नाते मैं गौरवान्वित हूँ कि ऐसे अकाल में, ऐसे संकट में, ऐसे वैश्विक महामारी के संकट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से अपने देश को संभाला है और संभालने का प्रयास किया है, वो हर एक सदस्य यही चाहता है कि उसका मुखिया ऐसा हो जो उसे इस संकट में ये एहसास दिलाए कि नहीं, हम तुम्हारे हर संकट में, हर ऐसे आपातकालीन स्थिति में हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आह्वान पर हमारे देश के सभी समझदार, मैं सभी समझदार मुख्यमंत्री की बात कर रही हूँ जिन्हें अपने क्षेत्र की जनता से लगाव, उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान पर अपने आप को समाहित करने का प्रयास किया, अपने प्रदेश को संभालने के लिए आगे बढ़े। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी, शिवराज सिंह चौहान जी का भी धन्यवाद देती हूँ कि आत्मनिर्भर भारत में उन्होंने भी अपना विशेष कदम, जबकि जिस तरह से आपने देखा कि जो हमारा मृत्यु दर है कोरोना के संकट के समय में, वो मृत्यु दर बहुत ही कम है, जबकि पूरे देश का भी मृत्यु दर अलग से अगर वैश्विक स्थिति में देखें तो वो भी हमारे भारत देश का मृत्यु दर बाकी देश की स्थिति में बहुत कम है। तो इसलिए आत्मनिर्भर भारत की ओर जब हम बढ़ते हैं और बात करते हैं, 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उस पैकेज को सिर्फ और सिर्फ इस व्यवस्था के लिए अलग रखा कि कोविड-19 के इस संकट के दौरान हम इस विशेष पैकेज से हम उबरने का प्रयास कर सकें। हमारी मेडिकल की व्यवस्थाएं अच्छी हों, हमारे लोग जो हैं, हमारे जो युवा हैं, वो अपने आप को रोज़गार के ओर अपना कदम बढ़ा सकें। हमारी जो बहनें हैं वो स्व सहायता समूह के माध्यम से अपने आप को सक्षम बना सकें। हमारे गांव के जो किसान हैं, हमारे गांव के जो अनस्किल्ड जो लोग हैं, वो मनरेगा के कामों के माध्यम से अपने परिवार का जीवन यापन कर सकें। अन्य ऐसे कई विशेष कदम, चाहे वो चाट के ठेले लगाने वाले हों, चाहे वो सब्जी के ठेले लगाने वाले हों, प्रदेश सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार का जो विशेष उद्देश्य है, इसमें हमें सफलता प्राप्त होने की पूरी गुंजाइश है। 3 लाख करोड़ रुपए जो इसमें बैंक के लिए लोन लेने के लिए दिया गया है, इसमें इसका भी विशेष उद्देश्य ये रहा कि हम हमारे जो युवा हैं वो लोन लेकर अपने आप को स्वावलंबन की दिशा की ओर आगे बढ़ाएं। और सबसे बड़ी बात ये, आत्मनिर्भर भारत की मैं सबसे बड़ी प्रमुखता से जो विषय मैं लूँगी, जिस तरह से चीन से आयात निर्यात का जो कदम जो चलता था, उस कदम को बंद करके हमारे देश ने ये दिखा दिया कि हम किसी भी स्तर पर धोखे और गद्दार के साथ नहीं दे सकते। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का ये पहला कदम था, जब पीपीई किट जैसे बड़े वस्तुओं का उन्होंने एक भारी मात्रा में उत्पादन हमारे देश में हुआ, और ऐसे अन्य कई वस्तुएं जिसने हमारे देश में, चाहे वो मास्क हो, चाहे वो पीपीई किट हो, चाहे वो अन्य किट्स की बात करें, चाहे वो अन्य मेडिकल संसाधनों की बात करें, इन सारे चीज़ों का जो उत्पादन है वो हमारे देश में हुआ। और आगे आने वाले समय में हमारे देश में ऐसे कई वस्तुओं का उत्पादन होने वाला है जो आत्मनिर्भर भारत की ओर अपने आप को अग्रसित करने के लिए सबसे बड़ा एक कहना चाहिए एक चिन्ह बनने वाला है। सीधी में कोरोना वैश्विक महामारी की यदि बात की जाए तो सीधी में एक फेज़ रहा जब कोरोना के असर बिल्कुल ख़त्म हो गया रहा
अब फिर से कहीं न कहीं कोरोना दस्तक दे रहा है, जब फेज़ अनलॉक 2 चल रहा है, तो वह दौर में अपना का लागत है कि प्रशासनिक व्यवस्था या जनप्रतिनिधि इनकर सबके कितना योगदान हो चाहिए, और सीधी के वर्तमान स्थिति का ही है, वैश्विक महामारी में का इंतज़ाम है या अगले आगामी दिनों में का इंतजाम किए जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है गणेश जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो सबसे बड़ी बात तो है, अभी मुझसे आपसे पहले मुझे अभी किसी मीडिया के बंधु ने पूछा कि जनता से दूरी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज 6 महीने से हम सब अपने आप को एक डिस्टेंस मेंटेन करके लोगों से दूर रखने का इसलिए प्रयास कर रहे हैं कि संक्रमण का विषय, ये संक्रमण आपको पहचानता नहीं, किसी सांसद, विधायक, राजनेता या मंत्री या किसी अधिकारी को जानता नहीं, किसी मीडिया के वरिष्ठ व्यक्ति को नहीं जानता। ये संक्रमण किसी को भी संक्रमित करता है। इसे सबसे ज़्यादा आवश्यक है गणेश जी इस विषय में पहला कदम उठाने का कि हम स्वयं जागरूक हो कि हमें क्या करना है। हमें सबसे पहला काम तो ये करना है, हमें मास्क लगाना है, हमें अपने हाथों को सैनिटाइज़ करना है, और सैनिटाइज ना कर सके तो हमें समय समय पर हाथों को अपने धुलते रहना है। हमें एक गज की दूरी का नियमित हमें पालन करना है। हमें भीड़ को एकत्रित नहीं करना है, भीड़ के बीच में हमें नहीं जाना, ना तो हम भीड़ को ऐसा वो अग्रेसित करने का काम करें कि वो किसी ऐसे विषय को लेकर वो एक साथ में होकर, एकजुट होकर ऐसी चीज़ों को और नियमों का वो करे, तोड़े। निश्चित रूप से हम जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा मुख्य रूप से ये कर्तव्य भी है और हमारे लिए चुनौती भी है कि कैसे हम इसका पालन करें और कैसे हम पालन करवाएं। अभी आपने जिसके व्यवस्था की बात की, तो कल डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट की जो मीटिंग हुई थी, जो हम हर 15 दिन में लिया करते हैं आदरणीय हमारे सभी जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में और हमारे ज़िले के कलेक्टर महोदय के और एसपी साहब की उपस्थिति में, क्योंकि मुख्य रूप से प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो ज़िले के प्रशासन की ही होती है। कलेक्टर कैसे किस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था को निर्देशित कर सके और एसपी साहब उसका कैसे कड़ाई से पालन करवा सके। तो इसलिए मैं ऐसा मानती हूँ कि आगे आने वाला समय हमारे लिए और भी ज़्यादा चुनौतियों का समय बन गया है। जिस तरह से 26 यहाँ पर केस सीधी ज़िले में आ गए हैं और लगातार और भी आशंका बनी हुई है कि लगातार केस बढ़ता जाएगा। ऐसी स्थिति में हमें चाहिए कि हम निश्चित दूरी का पालन करते हुए लॉकडाउन को समय सीमा के अंदर पुनः हम वो करें, और लगातार एक लंबा लॉकडाउन नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हफ्ते में 1 या 2 दिन का समय ले सकते हैं, बंद कर सकते हैं। और व्यापारियों को भी ये निर्देशित हमने उस बैठक में ज़रूर करवाया है कि जब भी कोई व्यक्ति सामान खरीदने आए तो उसको निश्चित दूरी पर, निश्चित डिस्टेंस पर उसको करने का प्रयास करें। जब सभी लोग, सभी क्षेत्र के लोग, चाहे वो बैंक के हों, चाहे वो बैंक के अधिकारीगण हों, वो अपनी व्यवस्था नहीं बनाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। चाहे वो हमारे व्यापारीगण हैं, उनको भी अब व्यवस्था बनानी पड़ेगी इस चीज़ को रोकने के लिए। चाहे वो हम जैसे जनप्रतिनिधियों के भीड़ों को इकट्ठा ना करें, सामूहिक हम उनका आवेदन ना लें। तो ऐसी चीज़ें हम सबको आवश्यकता है, और ख़ासकर आप लोगों को भी, कि सामूहिक जो है एक उसका कहना चाहिए कि हम संदेश ना दें कि हमने सामूहिक रहकर प्रशासन के नियमों को तोड़ने का कोशिश किया। तो इन सब चीज़ों को लेकर हमें आगे बढ़ना है, तभी हम इस वैश्विक महामारी के संकट से उबरने में अपना सहयोग दे पाएंगे और इससे निजात पा पाने में अपना एक अंश दे पाएंगे। उस तौर पर रीवा में अब एक एशिया के सबसे बड़ा सोलर प्लांट बना है, जो कहो न कहो मील के पत्थर विंध्य क्षेत्र का साबित हुई। कहे कि यदि भारत में नाम जाना जी तो सोलर प्लांट अब कहो न कहो एक बड़ा प्रतीक माना जी। तो यह सोलर प्लांट में का सीधी संसदीय क्षेत्र के जनता का काम मिली या फिर रोजगार ओमा इतना हुई कि सीधी वाले लोगों का लाभ मिल सके? देखिए, हमारे लिए भी एक गर्व का विषय है। वैसे तो सभी लोग ये चाहते हैं कि कोई भी अच्छा काम हो या बड़ा काम हो, वो सबसे पहले मेरे घर में हो या मेरे क्षेत्र में हो या मेरे गांव में हो। निश्चित रूप से एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं तो यही चाहूँगी कि मेरे भी संसदीय क्षेत्र में होता, लेकिन हर एक चीज़ की एक परिस्थितियाँ होती हैं। वहाँ पर रीवा में इस सोलर प्लांट का जो उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, मैं सबसे पहले तो आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी को, जो विकास पुरुष माने जाते हैं, जो हमारे इस संसदीय क्षेत्र के प्रभारी मंत्री भी रहे थे, उनको मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती। इस प्लांट को स्थापित करने के लिए जो भी वो उनसे बन पड़ा उन्होंने किया, और उनकी उनका जो जुनून था वो इस बात को लेकर आया कि उन्होंने इतना बड़ा सोलर संयंत्र स्थापित किया। और प्रधानमंत्री जी के उद्घाटन होने के बाद
ये हमारे एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट ये कहलाए। मैं ज़रूर इस बात की उम्मीद रखती हूँ कि इस सोलर संयंत्र से हमारे यहाँ के लोग भी थोड़ा सा प्रभावित हों। प्रभावित होने का मतलब ये है सकारात्मक प्रभावित हों, उन्हें रोज़गार मिले, उन्हें काम मिल सके और इसका वो लाभ ले सके, क्योंकि रीवा हमारे संसदीय क्षेत्र का पड़ोसी संसदीय क्षेत्र है। और लगातार हमारे राजन शुक्ला जी, हमारे आदरणीय भाई साहब भी इस बात से पूरी चिंता ज़रूर करते होंगे कि यहाँ के लोगों को भी रोज़गार वहाँ पर मिले, जिससे जैसे कि सिंगरौली में जब भी कोई रीवा का व्यक्ति आता है तो निश्चित रूप से वो रोज़गार का लाभ उसको मिलता है। सीधी में भी वो काम कर रहे हैं जो भी हमारे पास स्थापित इकाइयाँ हैं। इसी तरह से हमारे सीधी के, हमारे सिंगरौली के, हमारे व्यवहारी के जो भी संसदीय क्षेत्र के लोग हैं वहाँ पर, तो उस संयंत्र में काम करने के हकदार भी हैं और काम करने के जो इच्छुक हैं, निश्चित रूप से वहाँ के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से वो काम उन काम का लाभ का अवसर ज़रूर मिलेगा। सीधी सिंगरौली रोड यह एक दुखती रग है। सीधी मतलब यदि सीधी के वासन की बात की जाए, अपना के द्वारा लगातार जो है मुख्यमंत्री जी और अन्य राजनीति मतलब जनप्रतिनिधि से जो देश के शीर्षस्थ स्थित है, उसके बाद इतनी कवायद करे के बाद स्थिति यह है कि आज जनता परेशान हो रही है। मुझे याद आता है कि फरवरी में जब मेरी बैठक आदरणीय गडकरी जी के साथ, गडकरी जी भाई साहब के साथ हुई थी, सारे बैंकर्स थे वहाँ पर, एनएच के सभी वरिष्ठ अधिकारी थे यहाँ पर, एमपीआरडीसी के हमारे सभी सम्मानीय अधिकारी थे और मैं थी। आदरणीय राजन शुक्ला जी भी थे, जिन्होंने पहले अपने कैबिनेट मंत्री रहने के दौरान हमारे संसदीय क्षेत्र में प्रभारी बनकर काम किया था और इस रोड के विषय में चिंता जताई थी। उस समय ये तय हुआ था कि अगले 22 अप्रैल जब हमने 200-250 करोड़ रुपए की व्यवस्था गैमन इंडिया लिमिटेड को हमने करवाई अपने उसके माध्यम से, एक वैधानिक माध्यम से, तो ये तय हुआ कि 22 अप्रैल को अब ये अंतिम समय होगा जब गैमन इंडिया फिर से पुनः रोड में काम स्टार्ट करेगा। मैं खुश थी, मुझे लगा काम स्टार्ट हो जाने के बाद मैं आपसे संवाद स्थापित करूंगी और इस पे आप लोग को भी धन्यवाद दूंगी और आपका अप्रिसिएशन भी लूँगी। परंतु वो समय आ नहीं पाया, क्योंकि फरवरी से ही कोरोना जैसी संक्रमण की बीमारी जो है वैश्विक महामारी के रूप में हम सबके समक्ष थी और वो अप्रैल का महीना भी उससे प्रभावित हो गया। चूँकि काम ना करने के 100 रास्ते हैं, 100 बहाने हैं और काम अगर करना है तो उसके शायद एक भी बहाने नहीं होते। तो गैमन इंडिया लिमिटेड ने जैसा भी किया, जो भी उसकी कार्यशैली रही मैं बहुत दुखी हूँ अपने क्षेत्र की जनप्रतिनिधि होने के नाते। हमारी यहाँ इस रोड के कारण इतनी सारी दुर्घटनाएं हुई, लोगों की जानें गई, हम सब प्रभावित रहे। करीब 8 साल इस रोड से प्रभावित रहे। आगे आने वाले समय में जब तक ये रोड नहीं बनेगी तब तक हम सब प्रभावित भी रहेंगे। तो अब अंतिम उपाय सिर्फ इतना ही है कि गैमन इंडिया ने इससे काम करने से मना कर दिया है और मैंने 2 से 3 पत्र मैंने लिखे आदरणीय गडकरी जी को कि उनको टर्मिनेट किया जाए और किसी नई एजेंसी को इस परियोजना की जिम्मेदारी सौंपी जाए। उसके साथ ही हमें एक त्वरित जो सहायता मिली है, त्वरित कहना चाहिए कि हमें जो लाभ मिला है वो मतलब वो ये है कि जो मेंटेनेंस का काम जो होने वाला था, यहाँ पर लगने वाला था, उसका टेंडर लग गया है, वो टेंडर निकल भी गया है और बहुत ही थोड़े समय में इस कानूनी प्रक्रिया को पूरी करने के बाद हमें इस रोड की झंझट से निजात थोड़ा मिलने की संभावना है। और ये भी मैं इस बात को भी मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि ये जो काम मिला है ये भी जिम्मेदार एक फर्म को मिला है और आप सब भी उस व्यक्ति को जानते हैं, उस फर्म को जानते हैं और जिम्मेदारी से वो काम होने की संभावना है। आगे आने वाले समय में बहुत ही जल्द इस रोड पर काम लगने की, टेम्परेरी काम लगने की व्यवस्था बना दी गई है और उससे भी आगे आने वाले समय में जब भी हमारी ये चीज़ें ख़त्म होती हैं, कोरोना जैसे ये जो संकट का समय है जब टलता है, आदरणीय गडकरी जी से मिलकर मैं इस पर आगे की कार्रवाई पर अपना कदम बढ़ाऊँगी। इस तौर पर अपना अब मध्य प्रदेश के सिर्फ एक सवाल, अंतिम सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में 24 सीटों में उपचुनाव है, जो लेकर की तैयारी खूब है, वर्चुअल रैली चल रही है। क्या लागत है कि 24 सीटों में क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में भाजपा की? देखिए गणेश जी, इस बात को विचार करना पड़ेगा
कि किसी भी स्थापित सत्ता के मंत्रियों का छोड़ देना और छोड़कर एक ऐसे दल के साथ आ जाना जिसने सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा की है, जिसने अपनी निष्ठा से इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए और इस क्षेत्र के लिए और ज़मीन के लिए अपना समर्पण दिया है, एक ऐसे दल की कार्यशैली को अपना लेना ये बहुत बड़ा विषय होता है। और जनता इस बात को जानती है और जनता उनका सम्मान भी करती है और जनता उस बात का सम्मान करते हुए इस बात की प्रतीक्षा भी कर रही है कि आगे आने वाली जो भी परीक्षा की घड़ी है हम उनका उसमें बिल्कुल साथ देंगे, उन्हें नेतृत्व करने का पुनः अवसर प्राप्त होगा, पुनः जनता के प्रतिनिधि के रूप में वो काम करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सदैव जनता के प्रति अपना विश्वास बनाया है और जनता के प्रति समर्पित भाव से काम किया। 24 सीटन में मतलब यह माना जाए कि भाजपा बिल्कुल पूरी तरह से काबिल, पूरे 24 के 24 सीट हमारी वापस आनी है, क्योंकि ये जनता की सीट है। ये भारतीय जनता पार्टी किसी राजनीतिक दल की सीट नहीं है, जनता की सीट है। जनता अपने प्रतिनिधि चुनेगा और जनता अपना प्रतिनिधि चुनकर पुनः भारतीय जनता पार्टी को एक बार पुनः विश्वास स्थापित करेगा। अपना रही हमारे साथ सांसद रीति पाठक जी, जो लगातार संसदीय क्षेत्र में या कोरोना वैश्विक महामारी के दौर में लोगन से मुखातिब भई और यहाँ प्रेस वार्ता करके नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर भारत के बारे में पत्रकारन का रूबरू कराइन और जनता तक अपन बात पहुँचाइन। धन्यवाद, प्रणाम।